हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फ्यूम। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 100% है कि इससे सवाल आना ही आना है। आप एग्ज़ाम में रहो या ना रहो, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस चैप्टर को आपको 100% समझा करके दूंगा। लेकिन इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, टॉपिक बाय टॉपिक, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सारा चीज़ दिमाग से बाउंस कर जाएगा क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप पहला टॉपिक को नहीं पढ़ते और दूसरा टॉपिक को पढ़ते तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक देखें तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या होता है। यूरोप एक महादेश है। जिस प्रकार एशिया एक महादेश है उसी प्रकार क्या है, यूरोप एक महादेश है। इसमें बहुत सारे देश शामिल है। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के प्रति लगाव रखना। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब ये हो गया कि यूरोप में रहने वाले लोगों को अपने देश के प्रति कैसे प्रेम हो गया, कैसे लगाव हो गया। इसी स्टोरी को हम लोग, इसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पूरा मतलब क्या हो गया कि यूरोप में रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हो गया, यानी कि देश के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो गया, देश के प्रति लगाव कैसे पैदा हो गया। इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस चैप्टर का स्टार्ट होता है परिचय से। सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का परिचय इस फिगर के साथ स्टार्ट होता है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, इसी फिगर से इस चैप्टर का क्या स्टार्ट होता है, परिचय स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में इस फिगर को जानना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर को किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये फिगर कहना क्या चाह रहा है, हम लोग को ये फिगर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इस फिगर के बारे में जानते हैं कि किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। देखिए, इस फिगर को फ्रेडरिक सोरियो नामक एक फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था। और कब बनाया था, 1848 में बनाया था। और इस फिगर में 4 अलग अलग चित्रों को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, और फ्रेडरिक सोरियो ने इस फिगर के माध्यम से सपनों की दुनिया को देखा और वो चाहते थे कि इस सपनों की दुनिया में, सपनों के संसार में सभी देश गणतंत्र हो, यानी कि सभी देश में जनता की सरकार हो, आम आदमी की सरकार हो। सभी देशों में स्वतंत्रता हो, यानी कि सभी देश आज़ाद हो। और सभी देश में ज्ञानोदय हो, यानी कि सभी देश के लोगों में ज्ञान का विकास हो, ज्ञान भरा पड़ा हो। और सभी देश में राष्ट्रीयता हो, यानी कि सभी देश में एकता की भावना हो, सभी देश में देशभक्ति हो। वो चाहते थे कि इस सपनों के संसार में ये सभी चीज़ें हो। दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि इस फिगर को किसने बनाया। इस फिगर को बनाया फ्रेडरिक सोरियो नामक एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1848 में। और इस फिगर में 4 अलग अलग चित्रों को शामिल किया गया है। और इस चित्र के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने क्या देखा, एक सपनों की संसार को देखा, जिसमें वो चाहते थे कि सभी देश क्या हो, गणतंत्र हो, स्वतंत्र हो, सभी देशों में ज्ञानोदय हो और सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना फैले। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस फिगर में बहुत सारा बात को बताया गया दोस्तों। इस फिगर में बहुत सारा बात को बताया गया, बहुत सारे बातों को चर्चा किया गया इस फिगर में। ठीक है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें बहुत सारे बातों को बताया गया है। किन किन बातों को बताया गया, आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो बात है वो क्या है, समझिए। एक बार में मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ करके आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए, पहला बात ये बताया गया है कि इस फिगर में ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक, इस लाइन में जो भी व्यक्ति है वो अमेरिका और यूरोप के हैं। सारे के सारे व्यक्ति कहाँ के हैं, अमेरिका और यूरोप के लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको कहते हैं स्वतंत्रता की मूर्ति। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, एक स्टैचू दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति कहते हैं। यानी कि इस
फिगर में पहला बात को हमको ये जानना है कि ये जो लाइन लगा हुआ है, इस लाइन में सारा का सारा यूरोप और अमेरिका के लोग खड़े हैं। और इसमें जो ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है, ये मूर्ति किस चीज़ का है? इसको कहते हैं स्वतंत्रता की मूर्ति, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस लाइन में लगे सभी लोग इस स्वतंत्रता की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी देश आज़ादी चाहते हैं, सभी देश आज़ाद होना चाहते हैं। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस फिगर में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड इस स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे निकल गया। देख रहे हैं ना, एक झंडा जो है ये जो है आगे निकल गया, यानी कि स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे कुछ देश निकल गया। वो देश है अमेरिका और कौन? स्विट्ज़रलैंड। बाद बाकी देश इस प्रतिमा से पीछे है। जो देश आगे निकल गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आज़ाद हो चुके हैं, और जो देश अभी इस स्वतंत्रता की मूर्ति से पीछे हैं, वो अभी आज़ाद होने के इंतज़ार में, वो स्वतंत्रता के इंतज़ार में खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, और ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट क्या था कि इस लाइन में यूरोप और अमेरिका के लोग लगे हैं और सभी लोग स्वतंत्रता की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि सभी देश के लोग आज़ादी चाहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि इस स्वतंत्रता की मूर्ति से अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड आगे निकल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों देश आज़ाद हो चुके हैं, और जो देश पीछे हैं वो देश अभी आज़ादी का इंतज़ार में है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा बात इस फिगर में क्या बताया गया है। तीसरा बात बताया गया है, देखिए ये आपको नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है टूटा हुआ भाग, ये जो है ये राजा का भवन, यानी कि राजाओं का जो घर है उसको धंसाया गया, उसको ध्वस्त किया गया है। वही उसी का यहाँ पर क्या है, कचड़ा सब है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब जो है देश में, ठीक ना, निरंकुशवाद नहीं चलेगा, यानी मनमानी नहीं चलेगी, राजाओं का शासन नहीं चलेगा। यानी कि अब पब्लिक नहीं चाहती है कि देश में राजा का सिस्टम चले, क्योंकि इस बात का ये जो यहाँ पर जो कचड़ा है, ये क्या है, राजाओं का महल का टूटा हुआ भाग है। इसका मतलब अब जनता नहीं चाहती है कि वो राजा के सिस्टम में रहे, राजा से बंधे रहे। अब वो पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं। ठीक, ये तीसरा बात है। ठीक है दोस्तों, और चौथा बात क्या है? देखिए चौथा बात यह है कि फ्रांस अभी इस स्वतंत्रता की मूर्ति के पास पहुंचा है, अभी पहुंचा है फ्रांस। इस फिगर में चौथा बात ये बताया गया कि जो फ्रांस है इस स्वतंत्रता की मूर्ति के पास अभी पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर में आप लोग देख रही है, ईसा मसीह है, संत है, फरिश्ते हैं। ठीक है, ये देख रहे सारा चीज़। ठीक ना, यानी कि ये इस बात का संकेत कर रहा है कि जितना भी चीज़ हो रहा है सब ईश्वर के सामने हो रहा है। कोई भी चीज़ ऐसा जो है ईश्वर से छुप करके नहीं हो रहा है, और ईश्वर के सामने हो रहा है, इसका मतलब है कि सभी के साथ न्याय होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस फिगर में 4 बातों को बताया गया था, अलग अलग 4 बातों को, और 4 बातों को क्या क्या बताया गया, तो आइए हम एक एक पॉइंट करके पढ़ करके बताते हैं। पहला बात क्या बताया गया था दोस्तों कि इस लाइन में अमेरिका और यूरोप के लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष इस लाइन में लगे हुए हैं, और सभी प्रतिमा को क्या कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ठीक है, सभी लोग प्रतिमा को क्या कर रहे थे, वंदना कर रहे थे, यानी पूजा कर रहे थे। यानी सभी देश चाहते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो प्रतिमा था, मान के चलिए प्रतिमा था, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड आगे निकल गया था। इसका मतलब था कि उन लोग आज़ाद हो चुका है, और बाकी का देश पीछे था। बाकी का देश कहाँ था? पीछे था। इसका मतलब वो अभी आज़ादी का इंतज़ार में लगे हुए हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ हम क्या बताएं कि बहुत सारा जो यहाँ पर डस्ट जो था, ठीक ना, बहुत सारा कचरा क्या है कि यहाँ पर गिरा हुआ था, अवशेष बिखरे हुए थे। यानी कि निरंकुश संस्थाओं का मतलब होता है कि राजाओं का घर, राजाओं का महल का टूटा हुआ जो पार्ट था वो वहाँ पर बिखरा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अब निरंकुश शासक नहीं चलेगी, मनमानी शासक नहीं चलेगी, राजा वाला सिस्टम नहीं चलेगी। ठीक ना, अब जनता स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और चौथा बात हम क्या बताएं? चौथा बात बताएं कि फ्रांस अभी प्रतिमा के पास पहुंचा है। ठीक है, और ऊपर से यानी कि स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते सारा इस दृश्य को देख रहे हैं, सारा नज़ारा को देख रहे हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि सारा चीज़ ईश्वर के सामने हो रहा है, यानी कि और ईश्वर के सामने जो भी चीज़ होगा उस पर अन्याय नहीं होगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में ये 4 बातों को बताया गया था। फिगर को किसने बनाया था? फ्रेडरिक सरियू ने। कब? 1848 में। और इस फिगर में 4 अलग अलग चित्रों को दिखाया गया था और इस फिगर के माध्यम से फ्रेडरिक सरियू ने क्या देखा था? एक सपनों का संसार को देखा था और वो चाहते थे कि उस सपनों के संसार में सभी लोगों को गणतंत्र मिले, सभी देशों में स्वतंत्रता मिले, सभी देशों को ज्ञानोदय हो और सभी देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना फैले। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वह है टॉपिक राष्ट्रवाद। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, वो क्या है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहते हैं किसको? अभी हम बताएं राष्ट्रवाद क्या है। देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है, ठीक ना, जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, लोग अपने देश के प्रति लगाव रखते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में बोला जाए तो देश के प्रति प्रेम रखना, देश के प्रति लगाव रखना, ठीक है, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद की भावना यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति लगाव की भावना को फैलाने के लिए बहुत सारा तरीका है। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को अगर हम लोग अपने साथ रखते हैं ना, तो उसको देखने पर क्या होता है? हमको अपने देश के प्रति प्रेम आने लगता है और अपने देश के प्रति प्रेम आना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। उसी प्रकार राष्ट्र प्रतीक, ठीक है, यानी कि देश का प्रतीक को देखने से ही क्या आने लगता है? देश के प्रति प्रेम लगाव की भावना आने लगता है और देश के प्रति लगाव और प्रेम की भावना ही आना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। उसी प्रकार राष्ट्रगान भी राष्ट्रवाद की भावना को फैलाता है। जब हम लोग का राष्ट्रगान बजता है, ठीक ना, जन गण मन, तो हम लोग को अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना आ जाती है और देश के प्रति प्रेम आना, लगाव की भावना ही आना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए बहुत सारा तरीका है। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गान है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं निरंकुशवाद पर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? निरंकुशवाद। चलिए, निरंकुशवाद क्या है? एक शासन है, ठीक ना। निरंकुशवाद एक ऐसा शासन है जहाँ पर राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, वहाँ पर राजा ही सब चीज़ होगा, राजा ही सर्वे सर्वा होगा, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और वहाँ के नागरिक अगर अपना अधिकार मांगते हैं तो उसको मारा जाता है, उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। अधिकार मांगने पर वैसे लोगों को क्या किया जाता है? मारा जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है, ऐसी शासन को क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। यानी निरंकुशवाद क्या है दोस्तों? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ राजा ही सर्वे सर्वा होगा, राजा ही सर्वश्रेष्ठ होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होता है और वहाँ के नागरिक को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर वहाँ का नागरिक अपना अधिकार को मांगते हैं तो उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक, एक परिचय, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा क्या? निरंकुशवाद, ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।